आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। दर्द धोखा क्या है, वो वायदा खिलाफी क्या है, यू टर्न क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखनी बेहद जरूरी है, जो यकीनन आपको कुछ हद तक समझा देगी। देखिए ये रिपोर्ट। किसान इन दिनों सड़क पर है। सड़क पर उस रिपोर्ट के लिए जो आज सरकारी महकमों की धूल फांक रही है। रिपोर्ट जिसे किसान अपनी जरूरत समझता है। हरियाणा न्यूज आज इस खबर और सरकार की नीयत का पर्दाफाश करेगा और बताएगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अब तक सभी सरकारों का क्या चरित्र रहा है और आखिर क्यों इतने विरोध के बावजूद इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा। साल 2005 में नेशनल कमीशन ऑफ कॉमर्स ने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने साल 2006 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा गया। धरतीपुत्रों का बढ़ता कर्ज और कर्ज तले अपनी जान गंवाते किसानों को ध्यान में रखते हुए ही स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया। साल 2006 में जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसमें कई अहम बिंदुओं का जिक्र हुआ। इस रिपोर्ट की बड़ी बातें: फसल की उत्पादन लागत पर 50% लाभ देना चाहिए, किसानों की फसलों और पशुओं का बीमा होना चाहिए, किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, किसानों को 4% की ब्याज दर पर लोन दिया जाए, सूखा पड़ने या प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों का ब्याज माफ करना चाहिए और उस समय तक कर्ज की वसूली न की जाए जब तक किसान कर्ज वापस करने के योग्य न हो जाए। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए एग्रीकल्चरल रिस्क फंड बनाया जाए। हर राज्य में किसानों की समस्याओं के हल के लिए अलग किसान कमीशन की स्थापना की जाए। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज सही समय पर और उचित कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएं। ये वो तमाम बड़ी बातें थी जिन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट में शामिल किया गया। लेकिन 9 साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई हैं। पहले की सरकारें इस रिपोर्ट पर आश्वासन देने का काम करती थी, तो अब की मौजूदा सरकार रिपोर्ट लागू करने से सीधा ही इनकार कर रही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन मैंने संसद में भी कहा था कि इसे किसान के लिए रामबाण न माना जाए आज की स्थिति में। और इनकी तरफ से एक सुझाव है, अच्छा सुझाव है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो फेज्ड मैनर में लागू की जाए, बजाय कि एक साथ लागू करने के। एक साथ तो 50% देना संभव नहीं होगा। तो इनकी तरफ से ये है, दोनों की तरफ से, कि फेज्ड मैनर में लागू की जाए। सुझाव बहुत अच्छा है, सुझाव पर विचार करके कुछ न कुछ इस पर जरूर करें। दिल्ली में बैठे इन मंत्रियों की मजबूरियां कितनी जायज हैं, इस पर तो कुछ कहना ठीक नहीं। हाँ, इतना जरूर साफ है कि चंडीगढ़ में बैठे कृषि मंत्री OP धनखड़ स्वामीनाथन रिपोर्ट पर किए गए अपने वादे को जरूर भूल गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का दर्द आज भी उनके जहन में ताजा है। ये वही बात है और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुंचाया होता तो और ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था। अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। ये तो कहीं ना कहीं आपके दिल का दर्द सामने आ रहा है, या नाराजगी जता रहे हैं, या फिर उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हद हो गई। दिल्ली नहीं पहुंचाया, हरियाणा तो पहुंचा दिया, आपको एक रास्ता तो दे दिया। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूं, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। OP धनखड़ जी, आप इन्हीं बातों को लेकर हरियाणा की जनता के पास वोट मांगने गए थे, वो दिल्ली जाने के लिए भी और चंडीगढ़ जाने के लिए बिल्कुल भी। तो जब आप इन मुद्दों को लेकर वोट मांगने गए थे, तो वो आप चंडीगढ़ बैठे या दिल्ली बैठे, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को ये मतलब है जो वायदे आपने उन्हें किए वो पूरे हों। अब आप चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कैसे तय करते हैं, ये आपको तय करना है। नवजोत जी, ये तो है ना, कुछ चीजें स्टेट तय करती है, कुछ सेंटर तय। धनखड़ जी, स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, उसके बावजूद अगर आप नहीं करवा पाए तो रेल चलाएगा तो सेंटर चलाएगा, फौज भेजेगा तो सेंटर भेजेगा, स्वामीनाथन देगा तो सेंटर देगा। स्टेट उसके सामने ऐसे खड़ी हो सकती है। दीजिए। मंत्री जी का दर्द जायज है। भला केंद्र में जब जगह ना मिल पाए तो मन में ठेस तो रहती ही है। सरकार को भले ही किसानों की चिंता ना हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस मुद्दे पर चिंतन मंथन करना जरूरी है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश की लगभग 60% आबादी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है, लेकिन कर्ज से तंग आकर किसानों द्वारा की जा रही खुदकुशी की दर में अब भी कोई कमी नहीं आई है।
साल 1995 से 2011 तक 2,90,740 किसान कर्ज और गरीबी से तंग आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2012 तक 1,46,373 किसान कर्ज और गरीबी से तंग आकर खुदकुशी कर चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक औसतन 16,263 किसान साल में, 45 किसान रोजाना और हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। ये हाल उस देश का है जहां किसानों को भगवान और अन्न की पूजा की जाती है। बहरहाल पर्दाफाश में सरकार की नीयत और किसानों के हालात को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा होता है कि आखिर कब सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपने देखा कि दर्दे धोखा क्या है। 32 मिनट में एक किसान अपनी जान देता है। सरकार पहले क्या वादे कर रही थी और आज हकीकत क्या है, दोनों मंत्रियों के, केंद्र के मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री के बयान आपने देखे। आप खुद समझ सकते हैं कि किसान इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं और उसके बावजूद जो बड़ी बातें की गई, जो अच्छे दिनों की बातें की गई और उसके उलट तस्वीर क्या सामने आ रही है, यकीनन उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ रमन मलिक है बीजेपी से, आपका स्वागत है रमन जी। आशा शर्मा है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। दलबीर धनखड़ है इनेलो से, आपका स्वागत है। और अनिल आर्य है पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका स्वागत है। अनिल आर्य जी, हम कई बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर चुके हैं। जब ये बयान कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने दिया था तब भी आप मेरे साथ थे, हमने चर्चा की थी। आज केंद्र के मंत्री देखिए क्या कहते हैं। क्या ये सीधा सीधा यूटर्न नहीं है, रामबाण नहीं है, इसे फेजेस में लागू करना चाहिए। 9 साल का इंतजार किसान कर रहे हैं, किन हालात में किसान है और आज मिल क्या रहा है। और फिर अगर हम ये देखें बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें ये कहा गया है कि किसानों की जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो कही गई हैं, उसके बावजूद ये बयान, क्या क्या कहेंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे जो नेता हैं चुनाव से पहले जो झांसे लोगों को देते हैं, उन झांसों के दम पे वो सोचते हैं कि अगर सत्ता में आए तो उनसे मुकरना आसान होगा। ओम प्रकाश धनखड़ मेरे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बिल्कुल। और वो जगह जगह जाकर उन्होंने ये वायदा किया कि हम हूबहू जो आज जो कहा बालियाना को हूबहू लागू नहीं कर सकते, हाँ, हूबहू हम लागू करेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने किसान आंदोलन किया, हाँ, रेल रोकी, हाँ, ट्रैफिक जाम किया, सड़कों पे उतरे। और जब सरकार बनी केंद्र में वो एमपी नहीं बने। इस बात की पीड़ा तो है कि मैं शायद एमपी बन जाता तो कुछ करता। क्या करते? आपके एमपी बनने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं जब होता। सरकार की सोच ही नहीं है। अगर प्रदेश का आज आप कृषि मंत्री ये कह रहा है, मैं देश के कृषि मंत्री की बात कर रहा हूँ। और आप प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, आप आज भी मांग सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। सकते हैं आप, हरियाणा में तो कर ही सकते हैं, बहुत बिल्कुल कुछ कर कर सकते सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरे तो हाथ में नहीं है, केंद्र करेगा। अरे भाई, सेंट्रल में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, लेकिन उसके बाद और केंद्र के आप मंत्री केंद्र का मंत्री कह रहे हैं कि रामबाण नहीं है। अगर रामबाण नहीं है, देखिए दो चीजें हैं, या तो बीजेपी के नेताओं ने इस रिपोर्ट को पहले पढ़ा नहीं, सत्ता में आए तो शायद उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि ये तो रिपोर्ट ऐसी है कि इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे वो। और अगर बिना पढ़े उन्होंने लोगों को कहा लागू करेंगे, झांसे दिए, तो ये सरासर जनता के साथ, किसानों के साथ अन्याय है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। रमन जी, आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है, उसे समझने की कोशिश करना चाहेंगे। ऐसा है नवजोत जी, मेरे को ये पूरा जो कहा जा रहा है ना कि ये यू टर्न है, हाँ, मेरे को सबसे पहले तो इसी पूरे विषय को जिस तरह से बनाया गया है उसी के ऊपर हंसी आती है। ओके। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ना तो हमने यू टर्न लिया, हाँ, लेकिन हमारा यू टर्न आपको दिखा, हमको नहीं दिखा। यकीनन यू टर्न दूसरे को ही दिखता है, खुद को नहीं नहीं दिखता है। जब आप गाड़ी चलाएंगे और यू टर्न लेंगे तो आप अपने आप ही स्टीयरिंग घुमाएंगे, मेरे लिए आप स्टीयरिंग नहीं घुमा सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो वो, जैसे कि कृषि मंत्री जी जो भारत के राज्य कृषि मंत्री हैं बालियान जी, उन्होंने जो कहा, उन्होंने सिंपल ये कहा कि आज की डेट में आप इसको, अगर आप सिर्फ ये सोचें
कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा देने से रामबाण बन जाएगा और सारे के सारे किसानों की स्थिति पलट जाएगी, ये नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है, ये कंक्लूसिव सॉल्यूशन नहीं है। रमन जी, आपकी बात अगर मान भी ले, लेकिन चरणों में उसको लागू करने का मतलब क्या है? एक मिनट आर्या साहब, मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए और आपका प्रश्न भी मैं जवाब दूंगा। स्वामीनाथन आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति बनाई हुई है, जो लोग इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो लोग जो इसको असली में इम्प्लीमेंट करके या इसकी सिफारिशों को एक बेस लेके कृषि का स्तर ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके ऊपर नींव खड़ी होगी, जिसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। लेकिन जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने अपने एजेंडे सेट करने हैं, अपने एजेंडे चलाने हैं और उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकनी है। ओपी धनखड़ क्या कर रहे थे? आप एक मिनट प्लीज, मेरे को लेट मी कंप्लीट, नवजोत जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। जहां तक अब आप ओपी धनखड़ साहब की बात बोलेंगे, मैं आर्या साहब का जवाब दे दूंगा, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। आर्या साहब बोलते हैं, आप बोल रहे थे आर्या साहब जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप ये कह रहे हैं, वालियान भी ये कह रहे हैं कि रामबाण नहीं है जी, फिर उस रिपोर्ट को आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये क्यों कहते हैं कि इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को नहीं सर, आपका पहले क्वेश्चन अलग था, आपने उस टाइम पूछा था ये चरणों में लगाने की बात। मैं उसी पे आ रहा हूँ। खट्टर साहब ने सुझाव दिया है कि इसको चरणों में लागू किया जाए, और बालियान साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा सुझाव है, और आप भी ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग एक ब्लूप्रिंट हो गया और इसके आधार पे किसानों का काम हो सकता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं, बालियान भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि रामबाण नहीं हो सकता, तो आखिर दिक्कत कहाँ है? रामबाण की व्यक्ति जो है या उसको बोलना रामबाण है किसी चीज का, वो अभिव्यक्ति ये होती है कि हर वो उस चीज से करने से सारा कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए आपको सॉइल सैंपलिंग पूरे प्रदेश की, देश की, जहां भी लागू होगी। क्या बीजेपी को नहीं मालूम था पहले नहीं मालूम, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साहब। सॉइल हेल्थ कार्ड किस लिए बनाया जा रहा है? तो बात है, पहले अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हम रोते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनना चाहिए, तो हम किस लिए रोते हैं? अगर हम आज बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सिस्टम बनना है, तो आपने क्या आपके किसी नेता ने चुनाव से पहले ये कहा था कि पहले ये मिट्टी का परीक्षण होगा, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये कहा कि पहली कलम से। ठीक है, दूसरा है नवजोत जी, मेरा नजरिया ही दूसरा है। रमन भाई कह रहे हैं यू टर्न की सरकार नहीं है, आप गलत लगा रहे हो। मैं यू टर्न की 20 गिनवा दूं आपको। आपका यू टर्न गिनवाने से यू टर्न हो जाता है क्या? हम स्वामीनाथन पर बात करते हैं। नहीं बोल रहा दलबीर धनखड़ जी, हम स्वामीनाथन पर कह रहा हूं। रमन भाई, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट 2005 में हमने सबने सुनी थी, पढ़ी थी, देखी थी, हमने सबने देखी थी। तो आपके जो आज कृषि मंत्री प्रदेश के हैं, उन्होंने रेल रोको आंदोलन किया, साइकिल पर चलने का किया, तो स्वामीनाथन आयोग लागू करने के लिए किया था। उस टाइम हमने नहीं पता थी कि ऐसे में ऐड ऑन कर दूं, उन्होंने कहा कि पहली कलम से मैं बताऊंगा पहला ही होगा। सुषमा स्वराज जी जब हरियाणा में आई थी लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने सब पहली कलम से, जैसे हमारी सरकार आओगी सेंटर में, पहली कलम से हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे। बिल्कुल आप स्वामीनाथन रिकमेंडेशन, सर सुनो तो जी, स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन लागू करेंगे। में सर्वे हुए हैं, कांग्रेस नहीं लागू कर पाई, ये सच्चाई है। धनखड़ जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने बोला था स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन, सुझाव। सुनो सर, आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था सुझाव लागू करेंगे। जी, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आम चुनाव में 2 बड़े मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसको आज ये जुमला कहते, काला धन और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट। हम तो INLD को भी जुमला कहते हैं। सर बीच में ना बोलो प्लीज, मैं बोलने नहीं दूंगा। फिर आप नहीं बोलने देंगे तो क्या कर लेंगे? मेरा मुंह रोक लेंगे। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, पर्सनल एलिगेशन से ऊपर उठ रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, हम इस पर बात करें। नहीं, हम अगर स्वामीनाथन आयोग पे बात कर रहे हैं तो हम स्वामीनाथन आयोग पे बात करें। स्वामीनाथन आयोग पर ही बात करें। सरकार आई थी स्वामीनाथन और काले धन पे। बिल्कुल, काला धन आपने जुमला बता दिया, स्वामीनाथन हमने कानून पास कर दिया। नहीं, आपके हम स्वामीनाथन पर क्या हुआ? आशा जी, आप
स्वामीनाथन आयोग पे आप लागू नहीं कर रहे। हम तो काम कर रहे हैं उस पे। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो सबसे बड़ा उन्होंने एजेंडा लिया था उसको करे। आप बताइए कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? हमने उसका बेस बनाना सारा शुरू कर दिया। अभी इंटरव्यू सुना है नवजोत जी का। आप मुझे बताइए रमन जी कितना जस्टिफाइड चाहे कितना आपके पास आती हूँ आशा जी, यस प्लीज एक मिनट आशा जी रिपोर्ट में थे 2500 पेज की रिपोर्ट है, आपने पूरी पढ़ी है? 56 पॉइंट मोटे हमारी रिपोर्ट में 56 पॉइंट है। मैं दो ऐसे वक्ताओं के बीच में बैठी हुई हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और क्या मैडम शर्मा मैं बीच में बोल रहा था जो रमन भाई बोल रहे थे, क्या मैं बीच में बोल रहा था? धनखड़ जी चलिए इससे ऊपर उठकर हम बड़े पर्सपेक्टिव में और किसानों के हित में ये बात कर रहे हैं। आशा जी को बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी हो ही नहीं सकती। मैं मेरा मैथिली मुद्दे पर आशा जी की बात सुन तो ले हम। भूमि अधिग्रहण बिल दोबारा आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है स्वामीनाथन दोनों चोली दामन का साथ है। चलिए ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, मुझे आशा जी की बात सुनने दीजिए। ये चाहते किसानों को फायदा नहीं हो, स्वामीनाथन आयोग लगने से किसानों को फायदा होगा। ये चाह रहे किसानों को फायदा नहीं हो, आशा जी आप क्या भूमि हम नहीं ले पाएंगे, भूमि हम ले पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है जो हम इस समय पर देख रहे हैं कि केवल मैं अपनी बात बोलूं चाहे कैसे भी हो और दूसरे को ना बोलने और इसी का फायदा सभी पार्टी सभी सरकारें आपने तो बहन जी 10 साल लाश कर दिया स्वामीनाथन आपके टाइम में आई थी। 10 साल 2005 में आई थी रिपोर्ट, आपने 10 साल खा दिए पूरे निकाल दिए। 2005 की रिपोर्ट है ये, आपसे तो लागू नहीं हुई। सभी आप बोलने लायक हो कहाँ? तो आप बोल लोगे 10 साल आपकी सरकार सेंटर में थी। दलबीर धनखड़ जी उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। तो बातें ऐसी करिए ना 10 साल इन्हीं के टाइम में थी। कहने दीजिए, सुनने की भी क्षमता रखनी बहुत जरूरी है। कई मैं तो बोल रहा ही नहीं किसी अच्छा चलिए बड़े ध्यान से सुन रहा था। अभी ये बोल नहीं रहे हैं, अगर बोल रहे तो ना जाने क्या होगा। एनीवे मैं ये कहना मांग रही हूँ कि हम इस समय जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं उससे भटककर हम पता नहीं कहाँ पर पहुँचना मांगते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये हो रहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जिस मुद्दे के ऊपर भाजपा सरकार आज से 5 महीने पूर्व कहकर आई थी, घोषणा पत्र में लिखकर आई थी, सब कुछ करा था, सब कुछ ये कहकर जब आई थी, लेकिन आज भी उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया। आज क्यों बात हुई है? क्योंकि जिस समय हमारे किसानों की हालत इस प्रकार से हो गई कि चारों तरफ जैसे हाहाकार सा मचा हुआ, जो विभीषिका आई है, ये जो बारिशें हुई है, ओले हुए, ये तूफान हुए, जो सरकार जो किसान का है, बिल्कुल जब हालत खराब होगी तो हमें स्वामीनाथन आवाज आ गई, हमें स्वामीनाथन याद आ गया। हम ये कहना मांगते हैं कि हमारे हरियाणा के लोगों का हित सरकारों के हाथ में है। सरकारें जो वादा करके, सरकारें जो घोषणाएं करके, सरकार जिस मुद्दे के ऊपर विजय प्राप्त करके आती है उसके ऊपर उनको कार्य करना और उसको परिणाम तक पहुंचाना उनकी ड्यूटी बनती है। ये बात जो इन्होंने उठाई है ये शायद सभी पार्टियों पर लागू होती है, कांग्रेस पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी बीजेपी पर लागू होती है। सभी पार्टियों पर, सभी पार्टियां किसानों से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करती हैं, बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाने पर राजनीति करती हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करती हैं। प्रैक्टिकली हो कितना रहा है इस वक्त जो किसानों की हालात हैं, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। आज अगर 2 बड़े मंत्री बीजेपी के ये कहते हैं, एक कहता है ये रामबाण नहीं है, अगर इसको हम लागू कर दें, दूसरे कहते हैं कि ये मेरे बस में नहीं है, मुझे दिल्ली भेजा होता तो मैं करता, मैं एक तो चंडीगढ़ में बैठा हूं, कौन सा अपना दर्द दिल सुना रहे हैं। आखिर ये धोखा नहीं है तो क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है? रमन जी मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए धोखा कोई नहीं है। हाँ। जहां तक आप ये रामबाण की अतिशोक्ति को ले रहे हैं या उसको वर्णन को ले रहे हैं, रामबाण का मतलब ये है कि अगर, और उसको बोला किस लिए जाता है कि अगर वो कर दिया जाए तो देयर इज नो स्कोप ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, इट इज अल्टीमेटली डन, और उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन जिसके अंदर देयर इज नो स्कोप, एक मिनट, नो स्कोप ऑफ चेंज, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इसमें नो स्कोप है और ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन जब बीजेपी का जो बोला गया वो इसी मतलब से बोला गया। बीजेपी ने ये कमिट किया था तब बीजेपी को इसमें परफेक्ट सॉल्यूशन नजर आ रहा था, तब हमने उसको, हम उसी का बेसिस लेके नवजोत जी, हमने स्वामीनाथन आयोग को नकारा नहीं है, हमने उसको एक बेस डॉक्यूमेंट लेके उसके ऊपर काम करते हुए बाकी चीजों को, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग हो,
रूरल इरिगेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए जो जरूरी है लैब्स का या और इलेक्ट्रिसिटी का है, वो सारा उसको डेवलप करेंगे तब जाके ये इम्प्रूव आएगी। जी, आपने कहा कि 2500 पेजों का डॉक्यूमेंट है, किसने पढ़ा है? शायद आपकी पार्टी के लोगों ने पढ़ा था, तभी उन्होंने कहा। नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं भी पढ़ के समझ रहा हूँ। बात सुन लीजिए, शायद ओम प्रकाश धनखड़ और आपके बाकी जो नेता थे उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा होगा। मैं विश्वास करके चलता हूँ कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रिपोर्ट पढ़ी होगी और तभी उन्होंने ये कहा होगा कि हम जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। दूसरी बात, रिकमेंडेशन को लागू करेंगे। एग्जैक्टली यही बात, रिकमेंडेशन लागू होंगे। दूसरी बात, क्या आपके किसी नेता ने किसी चुनावी भाषण में कोई ऐसा वायदा किया था कि रिपोर्ट एक बेस डॉक्यूमेंट होगा और इसमें ये चीजें होंगी, इवैल्यूएट करेंगे? ठीक है, अब मैं आपसे आर्या साहब एक ही सवाल इसके साथ आपके साथ जोड़ता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हो गया कि अगर स्वामीनाथन जी खुद ये बोल गए कि इसको अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो आप फेज मैनर में करो, और ये उनका भी सजेशन था, तो क्या वो भी गलत है आपके हिसाब से? मान लिया, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं को इतनी समझ नहीं थी? क्या बीजेपी के नेताओं ने इतना अध्ययन नहीं किया था? वो सही कह रहे हैं, किस बिना पर वादे कर रहे थे? किस बिना पे वादे कर रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। कोई भी मैंडेट 5 साल का मिलता है, हमने करना है, हम कर रहे हैं काम उस पे। कोई रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। सॉरी, आई डिसएग्री विद यू। You may disagree. I disagree with your disagree. I agree with you कि एक दिन में रोड नहीं बनती, लेकिन जब आप चुनाव में जा रहे हैं, सुन लीजिए ना, जब आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या आपने कहा था हम 5 साल में करेंगे? तो आपने ये कहा पहली कलम हम करेंगे, हमने बोला है। आप तो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कह रहे, आपके मंत्री के इंडिकेशंस दे रही है। एक मिनट में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। शमशेर सिंह दहिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाकियू एक है, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, किसानों के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने चुनावों के दौरान ये वायदा किया था कि हम आते ही सत्ता में इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को, रिपोर्ट को लागू करेंगे, अब जो बयान बड़े नेताओं के आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा का जब इलेक्शन हरियाणा के अंदर होने वाला था, उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ में हमने रेल रोको आंदोलन किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर। तो उस टाइम पर धनखड़ साहब यही वादे करते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू करवाएंगे, वो लागू करेंगे, बिल्कुल लागू करवाएंगे। ये लोगों के बीच में कही गई बातें हैं, ये आज अखबार भी हैं, सारी बातें। उसके बावजूद भी धनखड़ साहब से मुलाकात करी गई, लेकिन उसके बाद अब देखने को ये मिल रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना संभव नहीं है, ये सेंटर का काम है। उस टाइम भी पता था कि सेंटर का काम है, लेकिन आज चलो सेंटर का काम है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आपके तो अब एक मंत्री जो दिल्ली से आए वो भी ये कह गए हैं कि ये रामबाण नहीं है, इसे फेजेस में हम लागू करेंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो ये बहुत एक दुखद घटना है, किसानों के साथ में एक बहुत एक तकलीफ है जिसको राहत देने की अभी तक कोई भी सिर्फ बातें बनाई गई हैं, ना इस चीज़ पे कोई कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल साफ है, फसल आज 50% फसल हरियाणा की नष्ट हो चुकी है, लाभकारी मूल्य देने की तो बात कहाँ। और अभी 31 तारीख तक गिरदावरियों के लिए हवाला दिया गया था। मैं एक नई बात आपको बताऊं, वो बढ़ा भी दिया है और ये कहा गया है, अभी आज के अखबार में ये भी था कि अप्रैल के अंदर मुआवजा बांट दिया जाएगा, आज ये भी दिया गया है। लेकिन जब गिरदावरियां नहीं ली गई हैं, एक सर्वे नहीं किया गया है कि कितना नुकसान किसका है, तो मुआवजा कैसे डिसाइड करेंगे? सिर्फ ये बातें हैं, हमारा ये मानना है। आपको लगता है कि किसानों के जख्मों पर मरहम तो क्या लगाना है, उनके जख्मों को और कुरेदने की काम कर रही है सरकार, अब ये कह के कि अभी ये रामबाण नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो सकता, अभी वैसा नहीं हो सकता? देखो, किसान परिवार बहुत बड़ा परिवार है देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसान ने बहुत बड़ा विश्वास किया है और इसीलिए विश्वास किया है कि कुछ न कुछ नया होगा। लेकिन आज साफ साफ असलियत ये है, सच्चाई ये है कि आज किसान के दिमाग के अंदर ये मतलब विश्वास जग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसान के हित में काम करने वाली नहीं है। चाहे भले वो कर दे, और अच्छी बात और करना चाहिए, इनका कर्तव्य भी बनता है। लेकिन आज सरासर आप कहीं भी घूमिए, पूरे हरियाणा के अंदर ये हाहाकार मचा है किसानों पे कि मतलब
ना तो हमारी फसल का कुछ मिलने वाला है। आज ये उजाड़ा हो गया, पता नहीं हमारी कोई रक्षा करेगा या नहीं करेगा। आज बिल्कुल किसान के मन में आ चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी जिस तरीके की बयानबाजी देते हैं, जो अखबारों में आती है, उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर दिखाई देता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, शायद एक बार फिर से सुनना बहुत जरूरी है कि मंत्री जी ने, दोनों मंत्रियों ने क्या कहा है, संजीव बालियान का क्या कहना है, ओपी धनखड़ का क्या कहना है। अब तो किसान नेता भी हमारे साथ बैठे हैं, कई किसान नेता और कई किसान इस वक्त ये कार्यक्रम देख भी रहे होंगे, हरियाणा के लोग भी देख रहे होंगे। शायद ये बातें सुननी एक बार दोबारा से बेहद जरूरी है। हम चाहेंगे अपनी टीम को कि सुनाएं कि क्या कहा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन मैंने संसद में भी कहा था कि इसे किसान के लिए रामबाण ना माना जाए आज की स्थिति में। और इनकी तरफ से एक सुझाव है, अच्छा सुझाव है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो फेज्ड मैनर में लागू की जाए, बजाय कि एक साथ लागू करने के। एक साथ तो 50% देना संभव नहीं होगा। तो इनकी तरफ से ये है, दोनों की तरफ से, कि फेज्ड मैनर में लागू की जाए। सुझाव बहुत अच्छा है, सुझाव पर विचार करके कुछ न कुछ इसमें जरूर करें। ये वही बात है और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुंचाया होता तो और ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था। अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। ये तो कहीं ना कहीं आपके दिल का दर्द सामने आ रहा है, या नाराजगी जता रहे हैं, या फिर उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हद हो गई। दिल्ली नहीं पहुंचाया, हरियाणा तो पहुंचा दिया, आपको एक रास्ता तो दे दिया। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूँ, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। ओपी धनखड़ जी, आप इन्हीं बातों को लेकर हरियाणा की जनता के पास वोट मांगने गए थे, वो दिल्ली जाने के लिए भी और चंडीगढ़ जाने के लिए बिल्कुल भी। तो जब आप इन मुद्दों को लेकर वोट मांगने गए थे, तो वो आप चंडीगढ़ बैठे या दिल्ली बैठे, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को ये मतलब है जो वायदे आपने उन्हें किए वो पूरे हों। अब आप चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कैसे तय करते हैं, ये आपको तय करना है। नवजोत जी, ये तो है ना, कुछ चीजें स्टेट तय करती है, कुछ सेंटर तय। धनखड़ जी, स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, उसके बावजूद अगर आप नहीं करवा पाए तो रेल चलाएगा तो सेंटर चलाएगा, फौज भेजेगा तो सेंटर भेजेगा, स्वामीनाथन देगा तो सेंटर देगा। स्टेट उसके सामने ऐसे खड़ी हो सकती है। दीजिए। तो आपने सुना कि संजीव बालियान ने क्या कहा, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने क्या कहा। ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, हमारे टीवी चैनल पर कई बार सुन चुके हैं। दर्द होता है जब एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की बातें करते हैं, और वो मंत्री जो इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर थे, रेल रोकी, किसानों के साथ थे, और फिर किसानों के दर्द को बांटने की बातें करते हैं। शमशेर जी, क्या कहना, आपने दोनों की बातें सुनी? बिल्कुल, जो ओम प्रकाश धनखड़ जी आज ये बात कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट सेंटर का काम है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, वो हम मान लेते हैं। हाँ। लेकिन जो वादा किया था हमारे बीच में, साथ में चल करके एक वादा किया था, हाँ। आज धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि ये सेंटर का काम है। वो कह रहे हैं दिल्ली भेजा होता तो मैं करता। दिल्ली भेजा होता। दिल्ली भेजने की बात ये, आज धनखड़ साहब के साथ पूरा किसान साथ में है। हाँ। अगर वो दिल्ली प्रधानमंत्री जी के पास ले जाना चाहे, हम सब तैयार हैं। हाँ। अगर हमें वो चीज, वो हक हमें मिल जाए तो हम सब उनके साथ चल के। तो दर्द है ना, आपने उन्हें एमपी बना के नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर एक गुहार करने की बात है, झोली पसारने की बात है, हाथ पसारने की बात है, तो हम सेंटर में। शमशेर जी, क्या आपको लगता है कि किसानों को ठगा गया है? बिल्कुल ठगा गया है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल किया गया है, और मुझे नहीं लगता, और आज किसान के दिमाग में भी ये है कि भला होने वाला नहीं है। रमन जी, ऐसा है, अगर आप उनसे बार बार एक ही चीज़ यही पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरीके से फीड हो रहा है वो अलग विषय है, और वो करने आपके तरीका है, वो आप अपने तरीके से करें। लेकिन मैं आज भी शमशेर जी आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्वामीनाथन आयोग को हम एक ब्लूप्रिंट मान के, सरकार उसके ऊपर जो बाकी उसकी रिकमेंडेशंस हैं उसको भी देख रही है। क्या सिर्फ 50% से किसानों का भला होगा, या इससे भला होगा कि किसान के पास एक पूरी नॉलेज आए, उसकी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़े, उसकी पैदावार बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए रहने की सहूलियत हो, उसके लिए उसकी ज़मीन के ऊपर उसके इश्यूज ना आए, उसको इंटरेस्ट हल्के कीमत पे मिले, उसको बाकी चीज़ें मिले। क्या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ किसान जो है
सरकार पे निर्भर रहे या सरकार किसान पे निर्भर रहे? ये पहले क्यों नहीं कहा? हम कर रहे हैं। एक साल में क्या किया? तो एक साल में क्या किया? हम क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जो जैसा और हमने माफ नहीं करे, कहाँ नहीं माफ करे? हमने कहा हमने क्या हमने इंटरेस्ट माफ नहीं करे लोगों के? क्या हम उनको ज्यादा गुणवत्ता के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लेबोरेटरी नहीं क्रिएट कर रहे? आप हमको गिन के 5 चीज बता दीजिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लीजिए ना, जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर सर कहा 5 तो लीजिए कि ये 5 चीज लागू की गई। सर सॉइल क्रेडिट कार्ड पहले से था ये तो। सर बोलने तो दीजिए। आप बताइए ना। उसको अच्छी तरीके से चलाना भी एक पॉइंट है। हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग कार्ड, जो सॉइल की गुणवत्ता है उसके लिए लेबोरेटरीज जो चल रही हैं, बन रही हैं और अंडर प्रोसेस हैं, चल रही हैं, कहीं लग गई हैं, कहीं लग रही हैं, कहीं इंटरेस्ट माफ हो रहे हैं, कहीं पे आपको लोन और दिया जा रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये क्या उसका पार्ट नहीं है? फसल की उत्पादन लागत पर 50% स्वामीनाथन आयोग में सिर्फ एक यही पॉइंट है, पशुओं का बीमा होना चाहिए, किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, किसानों को 4% की ब्याज दर पर लोन दिया जाए, 0 पे भी दिया जा रहा है, पर आपदा आने पर किसानों का ब्याज माफ करना चाहिए, उस समय तक कर्ज की वसूली ना की जाए जब तक किसान कर्ज वापस करने के योग्य ना हो जाएं, किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाया जाए, हर राज्य में किसानों की समस्याओं के लिए अलग किसान कमीशन की स्थापना हो, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज सही समय और उचित कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएं। शमशेर जी, इनमें से क्या चीजें अभी तक हो पाई हैं और जो रमन जी ने कहा उससे कितना सहमत है? देखो, किसान को अभी तक सीधा इनमें से कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन ये सब बातें देख करके, एजेंडे को देख करके ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हाँ। जी, रही बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की, क्योंकि हमारा किसान भोला है, उसको एक्चुअल में बहुत सारे किसान ऐसे हैं उनको ये भी नहीं पता ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या। यकीनन बिल्कुल उनको ये पता है मेरी जेब से इतना खर्च हुआ है और मुझे ये मिलना चाहिए। हाँ। उस अंतर के लिए हमारा मतलब उद्देश्य यही है कि एक लाभकारी मूल्य किसान को पहुंचे। एक बिल्कुल जैसा एक साधारण किसान है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आज हरियाणा सरकार ने उन लोगों को इस तरीके के आश्वासन दे करके और उस नीति पर कार्य शुरू कर देने चाहिए। और दूसरी चीज एक ये है कि आज की डेट में जो फसल जिस तरीके से खराब हुई है, आत्महत्याओं की घटना इसीलिए होती है जब उनके लाखों रुपए खर्च उस खेती को उगाने में लग जाते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद में कहते हैं किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। नवजोत जी, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। भूमि अधिग्रहण ये सरकार दोबारा ला रही है, एक बार वापिस हो चुका, फेल हो गया, समझो नहीं लगा पा लागू पर, दोबारा ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भूमि अधिग्रहण लाने का इनका मतलब यही है किसान किसी तरह जमीन से दुखी होकर जमीन उनके पास आ जाए किसी तरह। अब मान लो इस बात को, किसानों के लिए सरकार कुछ भी नहीं करेगी, अगर कुछ करती तो सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करती। वो वो लाते इसमें बिल लाते इस बार, अगर हम ये लागू कर रहे हैं तो किसान कितना खुशहाल होता। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने, आप मान लो कि प्रचारक की भूमिका निभाई है, सिर्फ और सिर्फ प्रचारक की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं, जमीनों को फायदे गिनवा रहे हैं कि सरकार को देने के फायदे आपको क्या मिलेंगे। किसानों की बात तो उसमें एक भी नहीं की। किसानों की अगर बात करते तो ये करते भाई हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, उसी दिन से किसान खुशहाल हो जाता और जय जयकार करता भारतीय जनता पार्टी की। आप मानोगे नहीं, 2005 में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आई थी, लोगों को यही दिखाया गया था भाई कांग्रेस ये लागू कहीं से कहीं तक नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी जैसे आएगी पहली कलम से करेगी। आप मानोगे नहीं, वोटों को आप देख लो, पहली बार कितने सालों में बहुमत मिला, सेंटर में मिला, स्टेट में मिला। अभी भी ये लागू नहीं करेंगे तो कब लागू करेंगे? तो किसान, सच्चाई है, टोटली ठगा महसूस कर रहे हैं और जमीन लेने का बाईपास रास्ता है सरकार का, बाईपास रास्ता जमीन लेने का। ये 9 साल हो गए, 9 साल कांग्रेस भी नहीं कुछ कर पाई। हालांकि कांग्रेस के लोगों से बात होती तो वो कह देते हैं कि हमारे वक्त ही है, शुरुआत हम ही ने की थी। ये कह नहीं देते हैं, वास्तविकता यही है, सच्चाई इसमें यही है। और आगे देखिए, इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी ना। वो इसी बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने शुरुआत की। जी, मैं आपसे यही बताना मांगती हूँ कि अगर किसानों का हित किसी ने देखा या करा तो ये कांग्रेस पार्टी ने ही करा है, अभी भी और पहले भी।
अब आप देखिए, ये बता रहे थे कि ये आप भी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन में भी है कि उनको इस प्रकार से उनका इंटरेस्ट माफ किया जाए, उनको इस प्रकार से ऋण दिया जाए, इस प्रकार से मुआवजे दिए जाए, इस प्रकार से उनकी बेहतरी के लिए कार्य किया जाए। आप देखिए कि इनमें से कौन सा कार्य है जो उस समय पर नहीं हुआ। किसानों को किस प्रकार से ऋण आदि दिए गए, उनके ऋण माफ किए गए, उनके ब्याज माफ किए गए, बिजली के उनके बिल माफ किए गए। लेकिन मैं यहाँ पर एक व्यक्तिगत रूप से एक बात और कहना चाहती हूँ, हम ये कब तक ये इस प्रकार से एक लोगों को देने और दिलाने की ही राजनीति करते रहेंगे? हम क्यों नहीं किसानों को इस प्रकार से इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास करते कि अगर आप ये कार्य कर रहे हो तो इस कार्य को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं? आप लाखों करोड़ों रुपया उनको मुआवजे के रूप में देना मांगते हैं, क्या आप उनके लिए इस प्रकार से स्थिति नहीं बना सकते कि चाहे बाढ़ आए, चाहे पानी आए, चाहे कितनी धूप हो, ये कि उनकी फसल बनी रहे? 60 साल के राज में आप नहीं कर पाए ना, ये 60 साल के राज में आप नहीं कर पाए ना। आप ऐसी ऐसी बातें करते हो टीवी पे बैठ के, पता नहीं 60 साल से आपकी सरकार है। 60 साल के जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस की तो सरकार नहीं देश में, एनडीए की सरकार एक बार आई थी, क्रेडिट कार्ड उस टाइम की देना एनडीए की सरकार थी। 60 साल के कार्यकाल के अंदर आप ये व्यवस्था आज मांग रहे हो, आज ये व्यवस्था आज मांग रहे हो, आपने 60 साल में क्यों नहीं की व्यवस्था? जो विश्व के अंदर आप गलत बोल रहे हो बिल्कुल। है वो उसकी 60 साल आपकी सरकार रही है। 60 साल पहले हमें आजादी मिली, 60 साल पहले आजादी मिली, क्या मेरा भारत इसी स्थिति में था जो आज है? आप लोग सब कहते हैं कि मैक्सिमम राज्य 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने किया, तो आज जो भारत का प्रतिरूप है, सिर्फ आरोप हम एक दूसरे पर डाल रहे हैं और जहां पर किसानों की बात है वो एज इट इज ही कांग्रेस मांगती मुद्दा। मैं ये कहना मांगती हूँ, आज हमें ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हालात आज ही क्यों सोचना चाहिए? 10 साल से कांग्रेस थी, 10 साल से कांग्रेस ने 10 महीने पहले 10 साल आपकी सरकार रही, टोटली 60 साल आपने राज किया और नहीं करते। हम तो किसानों को अपने कठपुतली बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। किसानों को, किसान जो अन्नदाता है, मैं एक इतिहास की प्रवक्ता हूँ और इतिहास की प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कहने दीजिए, मैं कहना मांगती हूँ कि हमारे प्राचीन काल में जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, हमारे देश को, हमारी आय का देश की सबसे बड़ा जो माध्यम होता था वो ये होता था किसान। एक मिनट, हाँ आज क्यों? आशा जी 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी जी। आपने कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत की, मान शुरुआत की जी। 9 साल आपकी सरकार रही, 8 साल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके नेता आप कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू को, अरे भरे मानुस, आप तब कहां सो गए थे? आप सरकार में थे, आप सत्ता में थे, और जो बात आप कर रहे हैं वो सुनने में बड़ी कानों को अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हुआ? 1947 में जब देश आजाद हुआ तब तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं। शमशेर जी, मैं रमन जी के पास जाना है, लेकिन आपसे क्विकली ये बात जानना चाहती हूँ, कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस, किसानों को क्या मिला है? हरियाणा जब से देश INLD मत भूलिए, जब देश आजाद हुआ है, जब देश आजाद हुआ है तब से लेकर और आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर आई हैं, जिन्होंने सत्ता संभाली है, लेकिन किसानों के लिए कोई काम इतना नहीं किया है जिससे उसका जीवन सुखी बन सके। और इलेक्शन के टाइम पर जो सिर्फ एक एजेंडे बनाए जाते हैं, आज तक उन्होंने, चाहे किसी ने 10 साल राज किया, किसी ने 5 साल किया, किसी ने जितना भी किया, एक भी एजेंडे को पूरा नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेन चीज क्या है कि आज तक हर पार्टी में किसान एक ठगा महसूस कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में मैं ये कहता हूं कि जितने भी सत्ता आई हैं, जितने भी सरकारें आई हैं, उनसे कहीं ज्यादा विश्वास आज किसान का उठ चुका है कि हमारा भला होने वाला नहीं, क्योंकि इन पे विश्वास बहुत ज्यादा किया गया था। बहुत ज्यादा किया गया था। वो इसलिए किया गया था, आप इनके एजेंडे में देखिए, इतनी सारी राहतें हैं, अगर उस राहत में से 50% भी राहत किसान को मिल जाए तो उसमें सुखी महसूस करेगा। रमन जी, ये तो शायद बहुत बड़ी बात यहाँ शमशेर जी कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक अपनी बात नहीं कह रहे, उन कई किसानों की बातें कर रहे हैं, और शायद उनके दिल का दर्द भी ऐसा ही कुछ होगा। सबसे पहले मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँ कि आज जो इतने बड़े बड़े इतिहास का और सिद्धांतों की बातें हो रही हैं, उन्हीं इतिहास और सिद्धांतों की एक के घर में से एक बीज ये भी है कि 2 रुपए, 3 रुपए और 6 रुपए जैसे चेक भी दिए गए थे, उसको हम नहीं भूल सकते। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं यहाँ, और हमारे साथ शमशेर जी भी हैं। मैं शमशेर जी से पूछूंगा, क्या आपको और बाकी लोग जो इस पे
राजनीतिक दल जो इस पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, क्या आपने ये समझाया किसान को कि स्वामीनाथन आयोग लागू करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज उसमें आ जाती है कि वो ये भी है कि जो आपका प्रोड्यूस की क्वालिटी है, आपका जो माल है वो उस हिसाब से उठाया जाएगा, उसकी लैब टेस्टिंग होगी, रिपोर्ट के हिसाब से उठाया जाएगा। क्या उसकी गुणवत्ता इंटरनेशनल मापदंड से लगाई जाए? ये आपने समझाया था, आपके मंत्रियों ने समझाया था। एक मिनट साइंस की बातें नहीं करो, आप होश की बातें करो, आप बेहोशी की बातें मत करो। आप झूठ बोल के सरकार में आए, मैं झूठ बोल के सरकार में नहीं, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा धनखड़ जी। लैब लगाएंगे, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। रहे हो, आप बोल रहे हो, आप आपने टेस्ट करने के लिए बोला था, लैब लगाने के लिए बोला था, क्या आपने, आपको पता नहीं है ये स्वामीनाथन आयोग की बात है? हमें तो सब पता, आप क्यों झूठ बोल के आए थे? मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? किसानों को इतना नहीं पता होता, आज किसानों को सीधा एक बात आपने बोली, आप उस पे राजनीति कर रहे हो, सिर्फ आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो, 1.5 रुपया पाओगे। आप भोले भाले किसानों को लूटने की राजनीति कर रहे हो। इस देश या तो आप दूसरे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से है ना शमशेर जी, इन दोनों की बातें क्या, जिस तरह से रमन जी कह रहे हैं कि ये भी उसका पार्ट है या नहीं है? क्या इन्होंने समझाया था वोट मांगने में? बिल्कुल क्या इस एंगल को इग्नोर करने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? आप कैसे कर लेंगे इसको इम्प्लीमेंट? 2000 पेंशन बोल के आए थे, 1200 दे के पीछे हट गए। हमने कहा पीछे हटे, हमने तो पूरा 2000 पेंशन की क्या गए थे, पीछे हट गए, फिर आ गए। आप जेल में बैठे हो इन चीजों के लिए। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा, फिर जेल में बैठे हुए बेकार की बातें कर रहे हो। देखो मैं अपने आप तो साथी झूठे हो, मैं अपने साथी तभी तो जेल में बैठे हो। मैं अपने साथी, हमने तो कानून पास कर दिया, आपने मैं अपने साथी को बताना चाह रहा हूँ, बेकार की बातें कर रहे हैं आप बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं अपने साथी, मैं कोई मैंने की बोली थी चुनाव के टाइम में, बोलते फजूल बातें मत करो। मैं अपने साथी, आप जिस तरह से बोल रहे हो अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो, मत करो। 2000 रुपए पेंशन आपने कहीं 1200 काफी आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। मैं अपने साथी को एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो बिल्कुल सही बात है कि राजनीति की जा रही है, राजनीति होती है, कोई भी सत्ता में आए वो राजनीति ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो आंदोलन हुए थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर लोगों के अंदर जो एक विश्वास भरा गया था, और आज उस पर बिल्कुल एकदम से उल्टा है, ये बिल्कुल आपके सामने है। और हमने, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता आई हो तब भी आंदोलन किए हैं, अपनी लड़ाई लड़ी है किसानों को साथ लेकर के, चाहे INLD की सत्ता आई है, चाहे किसी भी, आज बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी से और भी ज़्यादा विश्वास था, इसलिए ज़्यादा नाराज़गी भी है क्योंकि विश्वास ज़्यादा था और हम साथ रहे हैं। तो आज देखने की बात यह है कि कोई भी राजनीतिक जो पार्टी आती है, क्या सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करती रहेंगी या किसान का भला भी करेंगी? आज ये मन दुखी है किसान का, बहुत परेशानी का विषय है। तो इसमें मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहूँगा, ये एक ऐसी दुख की घड़ी है, एक ऊपर से पूरे देश के अंदर पैदावार की कमी रहेगी। रही बात इसमें गुणवत्ता की, जो बात आती है, मेरे साथी ने कहा गुणवत्ता की, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, बड़े प्रेम से, जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, कि एक पौधे को इस तरीके से पाल करके किसान बड़ा करता है और फिर देश को पेश करता है, खुद भूखा रह करके सबको देने की कोशिश करता है, तो उसकी गुणवत्ता पर फिर शक की दृष्टि से उस पर दिखाई जाती है। देखो ये गलत है। दूसरी चीज बिल्कुल देखो, अच्छा आयोग की रिपोर्ट में ये पॉइंट भी दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, कोई भी कानून, कोई भी नीति को एक, अगर हम आज यहाँ पे हैं, हमारा, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से खुले तौर पे ये कह रहा हूँ कि 5 साल बाद भी यही किसान, यही समुदाय, यही सारा कुछ भाजपा के साथ हुआ, क्योंकि हम जहाँ पे इस चीज को ले जाएंगे, वो स्वामीनाथन आयोग 9 साल पुराना, या बात स्वामीनाथन, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, वो कह रहे मुद्दे पे आओ, फिर लाउड स्पीकर खोल लो, फिर लाउड स्पीकर खोलो। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो रही है या नहीं हो रही है? अरे जी, बात साफ सुथरी है। आपको क्या लगता है कि क्या स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कितना जस्टिफाइड? एक मिनट धनखड़ जी, कितना जस्टिफाइड है? आपने शमशेर जी की बात भी सुनी और उनके दिल का दर्द भी हमें समझ में आ रहा है। देखिए, किसान को जितना तकनीकी तौर पर समझाने की आप चेष्टा करेंगे वो नहीं समझेगा। सीधी सीधी बात कही जो शमशेर जी ने कहा कि 1 रुपये लगाओ 1.5 रुपये पाओ, मोटी बात ये जानता है किसान। आपको, मैं इस रमन जी की इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि गुणवत्ता जरूरी है, लेकिन उस रिपोर्ट का पार्ट है, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट सुन लीजिए, आप बात पूरी सुन, मैं आपकी बात सहमत हो गया ना इस बात से, लेकिन
जब आप चुनाव के दौर में होते हैं, हाँ, जब आप जब आप किसान के हित की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसान को ये मिलेगा, किसान को ये लाभ देंगे, ये लाभ देंगे, वो तमाम बात है, तब कही जाती कि इफ और बट लगाया जाना चाहिए था। आप ये कहते कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, लेकिन ये चीज करनी होगी, उसके बाद लागू होगी, आपने कहीं नहीं कहा। दूसरी बात, आपके मंत्रियों, जो मंत्री बने हुए हैं, जो नेता जब भाषण देते थे, उन्होंने कहा था कि पहली कलम से जब भाजपा की सत्ता आएगी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, ये बात कही गई थी। अगर वो कहीं भी ये कहते कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एक ब्लूप्रिंट मानकर उसके आधार पर चीजें की जाएंगी, तो शायद मान ली जाती। दूसरी बात, इस सरकार को केंद्र में 1 साल हो गया, हरियाणा में 5 साल हो गए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट शायद बीजेपी के नेताओं ने सबको याद कराया था, बहुतों को पता ही था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी है, उसको लेकर वो सड़कों पर थे, आंदोलन थे। आपने 1 साल के अंदर, मैंने पहले भी पूछा था कि कोई 5 मोटी बात ऐसी बता दीजिए जिससे किसान को समझ आ जाए कि हाँ भाई टाइम लग रहा है, और हम मान सकते हैं, किसान समझेगा, लेकिन कब? साथ बैठे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से, जो अनिल आर्य ने कहा, जो शमशेर जी कह रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इन बातों को? शायद वो एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात एक याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो सोनीपत में आकर के, जहाँ पर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पे धरने बैठे हुए हैं, वहाँ पर मैं उसमें हाजिर था और मेरे पास उसकी वीडियो भी है। नितिन गडकरी जी ने ये कहा था, हरियाणा के अंदर भाजपा की सत्ता आने दो, हम आप लोगों की जमीन वापस दिलवा देंगे, ये उन्होंने वादा किया था। 76,000 जमीन का एक्वायरमेंट हुई हुड्डा सरकार में, और करीबन 50,000 एकड़ जमीन आज बंजर पड़ी है। जिन लोगों ने, काफी लोग ऐसे हैं इसके अंदर, ना उन्होंने मुआवजा उठाया है और ना उन्होंने अपना कब्जा दिया है, और उस जमीन को भी आज तक मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर के सोनीपत में ये कहा कि आप लड्डू बांट दो, आपकी जमीन छोड़ दी जाएगी। उस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन ये देखो, शीर्ष नेता जो इतनी जिम्मेवारी है जिनके ऊपर, वो जनता कैसे विश्वास करेगी? जैसे धनखड़ साहब अभी आपके सामने ही जो जवाब दे रहे थे, और हमारे साथ में और किसानों के साथ में एक लड़ाई लड़ी उसी मुद्दे को लेकर के, और जो नितिन गडकरी जी इतने बड़े नेता होते हुए उन्होंने एक वादा किया और फिर उस वादे से भी वो पीछे हट गए। तो ये देखने की वाली बात यह है कि किसान का भला कैसे होगा, कौन करेगा? जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक पहले स्वामीनाथन आयोग पे बात कर ली, फिर जमीन पे बात करते हैं। स्वामीनाथन आयोग को हम उसकी रिकमेंडेशंस को, स्वामीनाथन आयोग ने रिकमेंडेशन 2005 में दी, आज 2015 है, परिप्रेक्ष्य बदले हुए हैं, उसको हम बेस लेके उससे बेहतर काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट सारे मिलेंगे। मैं ये पक्का जानता हूं कि यही मेरे देश के किसान जो अन्नदाता हैं, वो इन सारे लोगों के ऊपर जो आज उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उनके को जो आज हालत करी है उससे बदतर हालत करेंगे। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात, देखिए, किसान को उसकी उपज चाहिए, ठीक टाइम पे उसका पैसा चाहिए, उसको मुआवजा तब चाहिए होता है जब कैलामिटीज ज्यादा आती हैं। कैलामिटी के लिए ना सरकार रिस्पॉन्सिबल है ना किसान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेवारी जरूर है कि वो किसान को इस स्टेट पे ना पहुंचने दे कि किसान मरने की कगार पे आ जाए, और वो ये सरकार नहीं होने देगी, किसी हालत में नहीं होने देगी। इसकी मैं आपको होने दे, हम कहते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। रमन जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, शायद सुन के नहीं, आप देखिएगा, ये है सिर्फ वायदे, वायदे नहीं है, आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो होते तो अभी तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। बिल्कुल हो रहा है। गैर जिम्मेदाराना बयान आपके बड़े मंत्री दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं रमन जी? हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दिस? हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दिस? 15 दिन के बाद फसल जो है मंडी के अंदर आ जाएगी, मंडी में पता लग जाएगा। मैं वो सर्वे पूरे हरियाणा के आपके साथ रखूंगा, तो उसमें कितना किसान को नुकसान हुआ है और किस रेट से उसको पैसे मिले हैं और उसको कितनी राहत मिली है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ 15 दिन की बात है। तो अब इसे कोई योजना नहीं बनाई जाएगी तो उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि आगे योजना बनेगी। अभी आपको इनके आश्वासन जो ये दे रहे हैं,
क्या इस पे भरोसा है? वो इसलिए भरोसा नहीं है, वो नहीं है भरोसा। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखो गिरदावरियां होती हैं, एक सिस्टम होता है, सरकार का एक सिस्टम होता है। गिरदावरियां हुई, अब पता ही नहीं कि किसका कहाँ कितना नुकसान हुआ है, तो उसमें कितना उसको भरपाई कितना कैसे करेंगे, तो वो बगैर सर्वे के कैसे? शमशेर जी, एक क्योंकि मुझे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मुझे ये आपसे जानना है कि अगर यही हालात चलते रहे और जो आपकी मांगे हैं वो नहीं पूरी हुई, तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या है, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल साफ है, किसानों को साथ लेकर के सड़कों पर आना पड़ेगा, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। दूसरी चीज क्या है, ये हरियाणा सरकार और भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि किसान के हित में काम करे और देश के हित में काम करे। सिर्फ हम जब सड़कों पर आ जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, तभी सत्ता में बैठे लोग जागेंगे और फिर ये आश्वासन देंगे कि आप आंदोलन रोक दीजिए, हम कुछ करेंगे। उसके बाद फिर से एक लंबा वक्त इंतजार का, और उसके बाद फिर से आश्वासन, फिर से लोग ये कहेंगे कि अब हम फिर से दोबारा से सड़कों पर आ रहे हैं, फिर से एक आश्वासन। ये इंतहा हो गई है इंतजार की, कुछ बदलेगा? देखिए, जिस देश में हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा हो, तो उस देश के नेताओं पर शर्म आती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग। बिल्कुल, ये पार्टी से किसी भी पार्टी के करने की अब जरूरत है। हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, और किसान अन्नदाता है, और इस देश का जो बहुत बड़ा तबका है वो किसान है। आप जब सत्ता में नहीं थे तो किसान हित की बात करते हैं, आज कांग्रेस कर रही है। आप कांग्रेस को ड्रामा देखिए, सत्ता में बैठे होते हैं कुछ और करते हैं, विपक्ष में बैठे होते हैं बातें कुछ और होती हैं। अब सुर कुछ और है। जब आप स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के कहें लागू करो, अरे भाई आप कांग्रेस सत्ता में थी, जब क्या कर रहे थे आप? वही बीजेपी का हाल है, जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। अगर अब किसान का भरोसा उठ गया तो ये बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। यही उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से कि अभी वक्त नहीं गुजरा है, चेत जाओ, किसान की मार बड़ी महंगी पड़ेगी आने वाले चुनाव में, चाहे 5 साल बाद आओ चाहे कुछ और चुनाव हो। लेकिन अगर आपने वायदा किया है तो उस वायदे पे काम करते तो दिखो। आप वायदा पूरा नहीं कर रहे, मान लेंगे, लेकिन लगे तो सही कुछ कर रहे हो आप। 1 साल 1.5 कहाँ गया? कुछ तो करिए। आप नहीं करेंगे तो जो बात सरकार वो कह रहे हैं कि सड़कों पे आए, तो नवजोत जी ने बात उठाई कि जब सत्ता में बैठ के कान बहरे हो जाते हैं तो आंदोलन करना ही पड़ता है, और आंदोलन करेंगे। वायदा और सिर्फ वायदा, इंतजार इंतजार और इंतजार, और ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए भी शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस उम्मीद के साथ इस ब्रेक पर जा रहे हैं कि शायद बीजेपी सरकार जागे और किसानों के साथ जो वायदे किए हैं उन पर जल्द कुछ अमल किया जाए। लेकिन इस ब्रेक के बाद एक बड़ा खुलासा हरियाणा न्यूज आज करने वाला है, और क्या है वो बड़ा खुलासा बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल,
nurturing your future today. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। भ्रष्टाचार का भूत सिस्टम पर चढ़ा हुआ है, लेकिन सीएम साहब इस सब से बेखबर हैं। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। सीएम साहब को अपने नेताओं पर पूरा भरोसा है कि कोई भी नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। सीएम साहब भले ही सबसे अनजान हो, लेकिन हरियाणा न्यूज आज एक ऐसा बड़ा खुलासा करने जा रहा है जो शायद सरकार की नींद उड़ा देगा। 85 लाख रुपए की खोज में निकली हरियाणा न्यूज की टीम के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो शायद दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। यूं तो सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने की जिम्मेदारी विपक्ष को निभानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खुद बीजेपी के ही लोग अपने काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं। मामला कोसली आदर्श नगर सोसाइटी का है, जहां सीवर लाइन के नाम पर सरकारी खजाने को 85 लाख रुपए का चूना लगाया गया। रेवाड़ी बीजेपी जिला अध्यक्ष सतीश खोला ने कोसली उपमंडल में हो रही भारी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को लेकर 24 मार्च 2015 को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन के सुपरिटेंडेंट को शिकायत पत्र लिखा। इस पत्र में सतीश खोला ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी बात कही। हरियाणा न्यूज के पास इस शिकायत पत्र की कॉपी मौजूद है, जिसमें सतीश खोला ने कोसली उपमंडल में भारी गड़बड़ी और प्रोजेक्ट कार्य में घोटाले करने की बात कही थी। सतीश खोला की शिकायत पर जब पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने इस मामले की जांच की तो रिपोर्ट में सब साफ हो गया। कोसली के सीवर के रखरखाव के नाम पर अक्टूबर और दिसंबर 2014 में 20 लाख रुपए का भुगतान मात्र कोटेशन के आधार पर ही कर दिया गया, जबकि इसके लिए टेंडर निकाला जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया है कि कोटेशन रेट एचएसआर रेट से 10 गुना ज्यादा दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कागजों में सीवर लाइन का काम चालू दिखाया गया, जबकि असल में सीवर लाइन पहले से ही बंद पड़ी थी। इसके साथ साथ सभी भुगतान एक ही ठेकेदार को दे दिए गए, जबकि 6 अलग कंपनियों की तरफ से कोटेशन जमा कराई गई थी। रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि पिछले 6 महीने तक लगभग 50 लाख का काम कोटेशन द्वारा किया गया, जबकि ये सारा काम ई टेंडर द्वारा किया जाना चाहिए था। जांच रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कोसली विधायक और हरियाणा राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार पर करप्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। ये पूरा खुलासा असल में राज्य मंत्री के ही आसपास घूम रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हरियाणा न्यूज के पास तमाम दस्तावेज हैं, जिसके आधार पर यह साफ होता है कि कैसे सरकारी खजाने को 85 लाख रुपए का चूना लगाया गया। बहरहाल हरियाणा न्यूज इस घोटाले का पूरा सच बेबाकी से आपके सामने रखता है और मांग करता है कि सीएम खट्टर और सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, ये एक बड़ा खुलासा है। विक्रम सिंह ठेकेदार जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, उनका कहीं ना कहीं नाम इसमें शामिल है। और आपको बता दें कि अभी अभी सीएम साहब ने जो कहा वो भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्रियों की, नेताओं की गारंटी लेता हूं, जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर। ये इंक्वायरी के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है। और उससे पहले भी आपको बता दूं कि अपने ही अपनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं रेवाड़ी के, वही पूरा का पूरा इल्जाम वहां के एमएलए और कोऑपरेटिव मिनिस्टर के खिलाफ लगा रहे हैं कि ये करप्शन में शामिल हैं और ये करप्ट लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को लिखी गई, चीफ इंजीनियर को ये रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें ये कहा गया है कि ये जो मंत्री हैं ये नहीं चाहते कि इंक्वायरी हो और इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, आप ये इंक्वायरी बंद कर दें। और अब उन्होंने राव नरबीर जो मिनिस्टर हैं, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने राव नरबीर को ये लेटर भी लिखा है जिसकी कॉपी मेरे पास है। और उन्होंने बकायदा इसमें लिखा है, आपको पढ़ के सुना दें कि दिस इज रिगार्डिंग माय कंप्लेंट डेटेड 24th. The SC and XCN Cosley has made a manipulated report regarding this. मतलब कि वहां के XCN और SC ने मैनिपुलेट किया है रिकॉर्ड के साथ। आई एम सेंडिंग द मेजरमेंट बुक डिटेल्स एंड द कंप्लेंट ऑफ आदर्श नगर सोसाइटी कोसली। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करके आपको भेज रहा हूं। द SC हैज मेंशन ऑफ द लोकल MLA एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर इन द रिपोर्ट. Copy is attached. It is a serious matter that local MLAs supporting corrupt officers. उस रिपोर्ट की कॉपी भी उन्होंने साथ लगाई है राव नरबीर को, मिनिस्टर को, जो उन्होंने मेल की है। और ये भी बताया है कि जो लोकल MLA और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं वो पूरी इस धांधली में शामिल हैं। यहाँ पर जो आदर्श नगर सोसाइटी, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, ये रिकॉर्ड बुक है जो पूरी शो करती है। बिना टेंडर के, बिना कोटेशन के पूरा ये काम हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। और एक दविंदर नाम की जो फ्लोट की गई है कंपनी, उन्हीं को पूरा का पूरा जो काम है वो दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर है कि जो दविंदर हैं वो मिनिस्टर जो हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं। एक तरफ सीएम साहब का ये कहना करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, दूसरी तरफ मैं गारंटी लेता हूं अपने मंत्रियों की। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, जहां कोई गैर नहीं, विपक्ष का कोई नहीं है, ऑपोजिशन का कोई नहीं है, अपने ही अपनों के खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक बड़ी बात अनिल आर्य जी। मैं सबसे पहले अच्छे दिन आ गए। सबसे पहले तो सतीश खुला को साधुवाद देना चाहूंगा जी कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। हाँ। और वो अपने ही मंत्री के खिलाफ इतनी हिम्मत रख रहे हैं और पूरे मामले को भंडाफोड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी के जिला अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अगर सतीश खेला जैसे लोग जो जिला अध्यक्ष पदाधिकारी हैं वो किसी भी व्यक्ति का करप्शन उजागर करते हैं तो अच्छी बात। दूसरी बात, हालांकि उन्होंने इस बारे में हमसे बात करने से, हमने कोशिश की जिलाध्यक्ष से बात करने की, उन्होंने हमसे बात नहीं की। ये हमारी अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ये पूरा मामला निकाला। जी सतीश खोला ने जो सवाल उठाए, जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट हमने देखी पढ़ी है अभी, उसमें जो इंटेंशन लग रही है विक्रम सिंह ठेकेदार की, हाँ। वो बड़ी सीधी सीधी है कि बिना किसी जांच के हाँ। उन्होंने एक किस्म से उनको सर्टिफिकेट दे दिया हाँ। कि जो जिन लोगों की ये दिख रहा है, बू आ रही है कि साजिश है, हाँ। वो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी काम उनका हो रहा है। अरे भाई उसकी जांच तो कराइए। हाँ। जांच तो नहीं दी पूरी तरह से, आप क्यों रोक रहे हैं उसको? हाँ। एक तरफ बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। हाँ। आप बार बार कर रहे हैं कि हमारे किसी भी मंत्री के खिलाफ हाँ। कोई मामला नहीं होगा, गारंटी ले रहे हैं। और दूसरी तरफ उसके बाद मैं कहता हूँ विक्रम सिंह ठेकेदार इन्वॉल्व है या नहीं है, वो बात की बात है। कम से कम विक्रम सिंह ठेकेदार को अगर भाजपा का जिलाध्यक्ष आरोप लगा रहा है, हाँ। लिखित आरोप लगा रहा है, हाँ। तो उनको आके खुल के कहना चाहिए कि नहीं, इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए, बजाय इसमें पापोती करने। रमन जी देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण से वाकिफ नहीं हूँ, आपने मेरे को अभी बताया जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो आप तथ्य और सत्य बता रहे हैं, आप इसकी कॉपी मेरे को दीजिए। मैं स्वयं, चाहे वो राष्ट्रीय ऑफिस है या सीएम साहब हैं और या हमारे प्रदेश के संगठन जो है और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं,
मैं इन चारों व्यक्तियों के पास स्वयं इस सारी कॉपीज को भेजूंगा और उनसे मांग करूंगा कि इसके ऊपर जांच पार्टी इमीडिएटली करे और जो एक्शन उचित लगे वो करे। रमन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं और मैं really appreciate that। लेकिन मैं आपको बताऊं, भी फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको मुझसे भी लेने की जरूरत नहीं, आपकी अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी के, आप उनसे पूछिए, आप उनसे लीजिए, क्योंकि कंप्लेंट वही कर रहे हैं। सबको भेजिए। उन्होंने राव नरबीर को, मिनिस्टर को ऑलरेडी भेज चुके हैं और मैं हैरान हूँ कि मिनिस्टर साहब ने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। राव नरबीर को वो ऑलरेडी भेज चुके हैं। उसके बावजूद इस पे लेकिन जैसे मैं आपको कॉपी दिखा रही हूँ, ये देखिए, टू राव नरबीर। ठीक है, मेरे को आप पेपर दीजिए, मेरे को पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए पूरा विषय, उसके बाद अगर मैं उसके ऊपर कमेंट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन प्राइमा फेसी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं इन पेपर्स को अपने आप लेटर लिख के प्रदेश अध्यक्ष के पास, पार्टी अध्यक्ष के पास भेजूंगा और उनको बोलूंगा कि इसके ऊपर जो भी है उसकी आपके पास आती हूँ। सांसद रतनलाल कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। नमस्कार रतनलाल कटारिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने नेताओं की गारंटी लेता हूँ कि कहीं कोई करप्शन की बात नहीं होगी, करप्शन पर 0 टॉलरेंस है। हाँ जी हाँ, लेकिन आप ही के एक जो विक्रम सिंह ठेकेदार हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, उनके बारे में आप ही के पार्टी के रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, तो ऐसे में क्या? देखिए, मैं तो इधर बेंगलोर में आया हूं, कल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू हो रही है। हेलो। हाँ, चलिए, बेहतर रतनलाल कटारिया जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने विक्रम सिंह ठेकेदार कोऑपरेटिव मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की। पहले उन्होंने हमें ये कहा था कि वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन अब लगातार हम उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो ये कार्यक्रम देखते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ फोन पर जुड़े और अपनी बात इस कार्यक्रम में रखें, लेकिन ये एक सीरियस चार्जेस है। दलबीर धनखड़ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू कर लो, प्रचारक के अलावा कुछ नहीं है। प्रचारक की भूमिका बड़ी अच्छी न बातें भाषणों तक सीमित रह जाते, वही हमारे मुख्यमंत्री जी की बातें हैं। मैं आपको लोकसभा के चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी का आपने बयान सुनाया, आपको अच्छी तरह पता होगी, उन्होंने एक पत्र लिखा था भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी थे। अगर मेरे को हराने का काम अभी मनु जी ने किया है, निमरो तक हारता नहीं। आज देखो ना, दोनों के दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला बातें हुई थी, टीवी पर डिबेट हुई है, सारी बातें हुई हैं। सिर्फ बातें ही बातें हैं। करप्शन पर 0 टॉलरेंस, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन अगर एक मंत्री पर अपना ही जिला अध्यक्ष इस तरह के चार्जेस लगाता है और दूसरे मंत्री को उसके खिलाफ लेटर लिखता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तो इब्तिदाई इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। क्या बात है, क्या बात है। तो और अभी असलियत जो होगी, वास्तविकता जो होगी, जो सामने आ जाएगी, जो लोग दूसरों के ऊपर जितनी चीटाकशी करके आते हैं उससे ज्यादा चीटे उनके ऊपर होते हैं, तभी वो चीटाकशी कर पाते हैं। सच्चाई ये है। हमारे को इसमें कोई गुरेज नहीं होगी। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको उचित दंड दिया जाए, कानून उसके ऊपर जो काम करना है वो करे। मैं उसको बचाने के लिए ना मैं, ना मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति सामने आएगा, लेकिन कानून अपनी प्रक्रिया करे। हैविंग सेड दैट, ऐसे लोग जिनका भ्रष्टाचार, जिनका सिनोनिमन हो, जिनका पर्यायवाची शब्द भ्रष्टाचार हो, जिनको लिप्त और दंडित करा जा चुका हो, जो लिप्त हो, जग जाहिर हो, उनको इसके ऊपर बोलने का मॉरल अधिकार तो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैं आज से और जनता से दोबारा ये बोल रहा हूँ, मेरे को आप ये पेपर्स दीजिए, मैं बकायदा इसको कल ही सुबह अपनी पार्टी के उचित फोरम के ऊपर हर जगह भेज रहा हूँ, और जिसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। और मैं ये चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मेरी पार्टी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्य है वो उसी टाइम शुरू कर देगी।
अनिल आर्य जी, इन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली आगे ये मामला बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे हैरानी इसमें, इनकी बात को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि राव नरबीर को इनके पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं रेवाड़ी के, वो ऑलरेडी मेल कर चुके हैं, बकायदा पूरे डॉक्यूमेंट सारे फॉरवर्ड कर चुके हैं। राव नरबीर ने अभी तक इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। मामला एक मंत्री का है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिला अध्यक्ष है, सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सतीश खोला, और मैं जानता हूं उनको। हाँ। और टिकट के दावेदार भी थे। हाँ। अगर वो कोई बात लिख रहे हैं, मेल के थ्रू लिख रहे हैं, मंत्री को कंप्लेंट कर रहे हैं, हाँ। तो वो बड़ा सीरियस एलिगेशन है। हाँ। और तथ्यों के आधार पे बात की जा रही है, और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है उसके। मैं रमन मलिक जी की बात से मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स इनको मिले, आगे कार्रवाई करेंगे। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ राज्य मंत्री किशन कुमार बेदी जुड़ गए हैं। बेदी जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप हमें? जी नमस्कार। नमस्कार जी बेदी जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है, और अब मैं अपने मंत्रियों की मैं गारंटी लेता हूं कि भ्रष्टाचार जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। यकीनन आप मानते हैं इस बात को ना? नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल लड़नी भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन अगर आप ही के पार्टी के एक जिला अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ, विक्रम सिंह ठेकेदार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी राज्य मंत्री हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं, क्या कहना होगा आपका? विषय, मैं राज्य मंत्री हूँ, वो राज्य मंत्री है, विषय ये नहीं है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, आपने मुझे टेलीफोन पे मैं बिल्कुल कृष्ण कुमार बेदी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक मंत्री हैं, वो भी एक मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि करप्शन को लेकर हमारा जीरो टॉलरेंस है, अपने मंत्रियों की करप्शन को लेकर मैं गारंटी लेता हूं। यहाँ पर आप ही के पार्टी के जिला अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, और कौन से जिला अध्यक्ष लगा रहे हैं? रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं सतीश जी। सतीश खोला रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं, टिकट के दावेदार थे, और एक बार चुनाव कोसली से लड़ चुके हैं। हाँ, और बिल्कुल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी में आए थे, वर्तमान में हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल। और अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा? जी बिल्कुल, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे प्रूफ हैं, और उन्होंने राव नरबीर को मेल भी किया है मंत्री जी को, और उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं। यहाँ तक कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की जो रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने लिखा है अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में कि लोकल एमएलए और कोऑपरेटिव मिनिस्टर नहीं चाहते कि इस मामले में इंक्वायरी हो। ये अपने आप में बड़ा डॉक्यूमेंट है, जो ये टीवी पर हम दिखा रहे हैं, और हमारे पास भी है। मैं अभी फिलहाल मैं पीजीआई में हूँ। मेरे परिवार का एक बच्चा कल छत से गिर गया था, उसकी हाल सीरियस है। मैं टीवी के कहीं आसपास नहीं, मुझे सारी बात नहीं पता है जी। परंतु यदि कोई कागज आया है आपके पास, यदि कोई आया तो इंक्वायरी बैठ जाएगी, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और विक्रम सिंह जी मेरे सहयोगी मंत्री हैं, मैं उनकी नेचर को अच्छी तरह जानता हूँ, और एक ईमानदार आदमी है, उनको लोगों ने जिताकर भेजा है। कृष्ण बेदी जी, अनिल आर्य बोल रहा हूँ। आपने प्रणाम जी, प्रणाम। आपने कहा कि मंत्री जी ईमानदार आदमी, मान लिया, लेकिन आपके भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, क्या वो बेईमान है? अगर वो कोई बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, उन्होंने लिखा है, बताया है कि मैं पीजीआई में मेरे परिवार का एक बच्चा छत से गिर गया 13 साल में। हमें दुख है कि आप पीजीआई में हैं, आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ यह हादसा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने मंत्री के लिए बेबाक तरीके से कह सकते हैं कि वो ईमानदार हैं, तो जिलाध्यक्ष के लिए क्यों नहीं कह सकते कि वो ईमानदार है? उस पर भरोसा नहीं है, वो मंत्री है इसलिए भरोसा है। जितना मैं विक्रम जी को आज तक जान पाया हूँ, जनता के लिए लड़ने वाला आप सतीश खोला को नहीं जानते है। और जहाँ तक बात है, हम सारी मुख्यमंत्री की टीम, चाहे जिलाध्यक्ष भी है, हम सभी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जनता से वादा करके आए हैं। हाँ बिल्कुल, और वही जिलाध्यक्ष अगर अपने मंत्री के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, तो अपने आप में बड़ा मसला हो जाता है, नजरअंदाज करने लायक है ही नहीं है। बेदी जी, आप ये तो जानते हैं कि सतीश प्रकार की बातें समाज के अंदर भी आती हैं, पुलिस के पास भी जाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी आते हैं। ठीक है, इंक्वायरी हो जाएगी, यदि दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। बेदी जी, आप ये तो जानते हैं कि सतीश कोला इंडियन नेशनल लोकदल से बीजेपी में आए, लेकिन उनका करेक्टर क्या है, नेचर क्या है, ये आप नहीं जानते।
आपने विक्रम सिंह बिल्कुल सतीश शुक्ला जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। सर जी मैं वही कह रहा हूँ, जब व्यक्तिगत पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, वो कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे। ये बात तो फिर आप उनकी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे? आपने विक्रम सिंह ठेकेदार की पार्टी के विक्रम सिंह ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी। नहीं, मैंने एक बात आप पूरी दोबारा सुनिए। मैंने यहाँ तक क्या है, जब से मैं विक्रम जी को जानता हूँ, बेबाक आदमी है, जनता के लिए लड़ने वाले आदमी है, ईमानदार आदमी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी की टीम में ये वादा करके आए हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। मैंने यही तो कहा, मैंने इसमें कौन सी गलत बात की? सतीश खोला ये वादा करके आए हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, तो वो उठा रहे हैं। जो सभी लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ वही तो बात है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं दबा दी जा रही है या फिर सुनाई नहीं जा रही। आपने आज आपके पास मुद्दा आया, आज ही आपने कैसे निर्णय ले लिया क्योंकि आवाज को दबाया जा रहा है? क्यों कह रही हूँ कृष्ण बेदी जी, आप मुझे क्यों सवाल कर रहे हैं? अपने जिलाध्यक्ष जी से पूछिए जो पिछले इतने दिनों से इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। 24 मार्च का ये मुद्दा है, 24 मार्च का। हाँ, तो आज कितनी तारीख हुई है? 1 अप्रैल है। हेलो, मंत्री है आप, आपको तारीखों का तो पता होना चाहिए। आज 1 अप्रैल है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। आज 7 दिन की बात हुई है, 7 दिन के अंदर यदि उन्होंने कुछ माने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, माने राव नरवीर जी को और अधिकारियों को लिखा, उसकी जांच होनी चाहिए। आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये लिख रहे हैं कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर नहीं चाहते कि इंक्वायरी हो, इससे बड़ी भी कोई बात है? तो इसमें विक्रम यादव जी कहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं? कमाल है। कृष्ण बेदी जी, चलिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन मतलब कुछ कहना भी शायद इस वक्त मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो ही एक बार फिर से चलते चलते अपने दर्शकों को जरूर सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने क्या कहा अपने मंत्रियों को लेकर। मैं गारंटी लेता हूं, अनिल आर्य जी आ रही हूं, एक बार सुनाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पीड़ा होती है जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम वोट मांगते हैं, भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, और जब अपने ही मंत्री पर अपने ही लोग उंगली उठाते हैं, एक पे विश्वास करते हैं, दूसरे पे विश्वास नहीं करते, आप इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार नहीं है, और ये एक और राज्य मंत्री है, एक राज्य मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं और अपने जिला अध्यक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हद हो गई है। किस तरह की राजनीति और कैसे बदलेगी व्यवस्था? 1 मिनट, मैं आ रही हूँ 1 मिनट आपके पास। आप जस्टिफाई कीजिए, रमन जी प्लीज आप कीजिए जस्टिफाई। आशा जी आप कुछ कहना चाहते? मैं यही कह रही हूँ कि ये सारे चुनावी जुमले हैं। हाँ। आप वास्तविकताएं देख लीजिए कि किस प्रकार से सत्ता हथियाने के लिए हम क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, और हमारी जनता, ये लोकतंत्र की विभीषिका मैं कहूंगी, हमारी भोली भारी जनता किस प्रकार से उनके चंगुल में फंस जाती है। 1948 से करे हुए स्कैमों को आप अपने आप जस्टिफाई मत करिए। मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा हूँ, जब अगर आपके चैनल के ऊपर मैं खुले तौर पे ये बोल चुका हूँ कि आप पेपर दीजिए, मैं संगठन में भी और मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी भेजूंगा, तो उससे मेरे ख्याल से द मैटर शुड रेस्ट देयर। जब उनके संज्ञान में जाता है, लेट देम डू द इंक्वायरी। एक बार इंक्वायरी हो, उसका जवाब आए, उसके बाद आप सवाल खड़े करें। चलिए बेहतर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक ही लाइन में प्लीज, वक्त बिल्कुल एक ही लाइन में। नवजोत जी, इनका जिला अध्यक्ष से लगा रहे आरोप, मंत्री के खिलाफ लग रहा है, दूसरे मंत्री को दे दिया। जो हमारा एससी है, उन्होंने कहते हैं मेरे पर दबाव है और वो कार्रवाई नहीं करने दे रहा। इससे ज्यादा और क्या मतलब प्रूफ चाहिए? किस तरह के प्रूफ चाहिए? समझ से परे की बातें हैं। देखिए, अभी जो राज्य मंत्री बेदी से बात कर रहे थे, उन्होंने विक्रम सिंह ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी। सतीश खुला के ऊपर वो कुछ कह नहीं पाए। मैं मान सकता हूँ कि विक्रम सिंह ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं होंगे, चलो उनको शक्ल आप दे देते हैं। लेकिन अगर आपका जिलाध्यक्ष आप उसी को बनाते हैं जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आपको लगता है, संगठन का आदमी होता है। अगर आपका जिलाध्यक्ष कोई आरोप लगा रहा है, आप ये तो कहिए कि उसकी जांच हो। जैसे रमन मलिक ने कहा कि मैं भेजूंगा, अच्छी बात है, भेजना चाहिए। लेकिन जो एससी का लेटर आपने दिखाया, जो उसमें जिस दिन से लिखा हुआ है, वो कई सवाल खड़े करते हैं। और जो जिलाध्यक्ष ने मेल राव नरवीर को की, मैं उससे एक स्टेप आगे जा रहा हूँ आर्य साहब। मैं ये बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट किया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों पक्षों का संज्ञान लेकर मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं वही गलत है उसके ऊपर अगर मंत्री साहब गलत है तो उनके ऊपर एक्शन, और जिलाध्यक्ष गलत है तो उनके ऊपर इसके पूरा इंक्वायरी हो। जो दोषी है हमारे साथ चलेगी, जो दोषी है, चाहे सतीश खुला दोषी है,
चाहे विक्रम सिंह ठेकेदार, नवजोत जी, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था, आज तक तो उसका जवाब आया नहीं। दोनों इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। कोई बात नहीं, अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो ठीक है। शमशेर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ जिस चीज के लिए हमारा मुद्दा था, जो हमारी बहस थी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है और 10 अप्रैल को जंतर मंतर पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के, लाभकारी मूल्य को लेकर के, हम भारतीय किसान यूनियन के 15-16 स्टेटों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को पहले भी खत लिखा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त भी समय नहीं दिया था और पत्र आज भी लिखा गया है। तो अब देखते हैं कि इंतजार कब तक करवाएंगे। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंतजार किसानों को भी है कि बीजेपी जल्द उनके जख्मों पर मरहम लगाए। और जो नया खुलासा हरियाणा न्यूज ने किया, ये 85 लाख का जो घोटाला है, इस पर भी जिस तरह से बीजेपी की तरफ से रमन मलिक ने ये आश्वासन दिया है कि वो आगे ये मैटर रखेंगे और इंक्वायरी होगी, उसका इंतजार भी हमें रहेगा कि इस पर क्या एक्शन होता है। क्योंकि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी करती आई है और सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं वो भी आप जानते हैं। फिर भी चलते चलते आपको सुना जरूर देते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये याद रखना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के नाते अपनी पार्टी के नेताओं की गारंटी मेरी कि अब इस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे।